ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कर्तव्य पालन में अनदेखी का नतीजा। या आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि इनसे जुड़े निर्णय में देरी से संविधान की 10वीं अनुसूची के उद्देश्य विफल हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट को सुनवाई की समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन न्यायालय याचिकाओं के परिणाम नहीं निर्धारित कर सकता है। यह निर्धारण सदन के सभापति करते हैं। कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा मामले 2020 सहित कई मामलों में निर्णय की समय सीमा निर्धारित करने की अपेक्षा की है। एक मामले में 1992 में कहा गया कि कार्रवाई में देरी की स्थिति में न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार है। 1994 में रवि एस नायक बनाम भारत संघ मामले में अध्यक्ष की निष्पक्षता पर टिप्पणी की गई थी। इसी तरह कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में 10 विधेयकों को लंबे समय तक विचारार्थ रखने को लेकर राज्यपाल पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के निर्णय की कोई समय सीमा नहीं है, पर कोर्ट ने विधेयकों को सीधे मंजूर करने का फैसला अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों के अंतर्गत कर दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति की एवं अपनी शक्तियों का अलग अलग उल्लेख किया है। दोनों आदरणीय है, मगर आप देखते हैं कि अधिकारों की तुलना विचारणीय है। प्रथम दृष्टया संविधान के दोनों प्रावधानों में टकराव दिखाई पड़ रहा है, यह उचित नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जैसे राज्य में कोई कानून बनाना होता है तो आप देखते हैं कि विधानसभा और जहां विधान परिषद भी, वहां एक प्रस्ताव लाया जाता है, उसे बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। वहां विधानसभा से, विधान परिषद से जब पारित हो जाता है तो राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। लेकिन परेशानी तब होती है जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, तो वहां वो आप देखते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री में तनातनी चलती रहती है। ये आप लोगों ने तमिलनाडु में देखा होगा, कर्नाटक में देख रहे होंगे, तेलंगाना में देख रहे होंगे आप लोग, पश्चिम बंगाल में आप लोग देखते रहते हैं, पंजाब में देखते रहते हैं। अभी आपने कभी बीजेपी उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में बीजेपी है, तो उत्तर प्रदेश और राज्यपाल में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल में तनाव देखा है? नहीं देखा होगा। मध्य प्रदेश में देखा है? नहीं देखा होगा। राजस्थान में देखा है? अभी हाल ही की बात कर रहा हूं, नहीं देखा होगा। छत्तीसगढ़ में भी नहीं देखा होगा। परेशानी वही होती है जहां आप देखते हैं केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार, जैसे बीजेपी की है, और तमिलनाडु में किसकी है? डीएमके की है। और यदि संवैधानिक संस्थाएं ठीक से कर्तव्य पालन करें तो संवैधानिक कार्य व्यवस्था भी ठीक चलती है, और कर्तव्य पालन ना करें तो कठिनाइयां आती हैं। संसद विधानमंडल की पवित्रता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 102 और एवं अनुच्छेद 191 में सदस्यों के लिए अनेक अयोग्यताएं रखी गई हैं, निर्धारित की गई हैं। संसद ने दल बदल विरोधी अधिनियम बनाया हुआ है। ये जब आप लोग देखते हैं कि आप किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं ना, जब लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य होते हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। पिछली सदी के 7वें दशक में थोक के भाव दल बदल हो रहे थे। हरियाणा के एक नेता ने 1967 में एक दिन में 3 बार दल बदल किया था। तभी आया राम गया राम का मुहावरा चला। इसके बाद कई राज्यों में दल टूटकर सरकारें बनी। जनतंत्र में दल के विचार के आधार बनते हैं। विचार निष्ठा लोकप्रिय बनाती है। राजनीतिक दल व्यक्ति को चुनाव लड़ाता है, वह जिस दल से निर्वाचित होता है उसे छोड़ देना मतदाता के साथ धोखाधड़ी एवं वैधानिक अनैतिकता है। और 1985 में राजीव गांधी नेतृत्व में 404 कांग्रेस से सांसद थे। कहा जाता है कि उन्होंने दल बदल के भयवश 52वां संविधान संशोधन पारित किया था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो उसी की बात हो रही है। यह संविधान की 10वीं अनुसूची है। इसमें दलीय सदस्यों के 1/3 सदस्यों के एक साथ दल बदल करना दलों का विलय माना गया है। अजीब है, जो काम एक व्यक्ति करे वह पाप है, 1/3 करें वह पुण्य समझा जाता है। एक और आपको यहां बात बता दूं, और ये क्या रहता है कि मान लीजिए आप विधायक हैं, आपने एक पार्टी छोड़ी, दूसरी में शामिल हुए, आपकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला किसके पास रहेगा? अध्यक्ष साहब के पास। और अध्यक्ष लंबे समय तक लटकाए रहते हैं, और अगर राज्य विपक्ष का है आप देखते हैं तब जरूर रद्द कर देता है। अनेक राज्यों में दल बदलुओं को लाभ हुआ है। वे रातों रात मंत्री और जैसे महत्वपूर्ण पदों से लाभान्वित हुए हैं। 91वें संविधान संशोधन द्वारा विलय की सुविधा में सख्ती आई। 1/3 की जगह 2/3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। 2/3 सदस्यों का एक साथ दल बदल आसान नहीं है। अगर आप सोचिए कि 2/3 सदस्य जाते हैं तब सदस्यता नहीं जाएगी उनकी।
कुछ राज्यों में धीरे धीरे एक दो सदस्य किस्तों में आते गए और दल बदल को विलय माना जाता है। दलीय अनुशासन भी दल बदल का मुख्य तत्व बना है। सदस्य द्वारा विधानमंडल दल के प्राधिकारी के जारी निर्देश को न मानना अथवा प्राधिकारी के दिशा निर्देश से मतदान न करना या मतदान से दूर रहना भी दल बदल कानून के अधीन दंडनीय है। व्यक्ति या समूह द्वारा जानबूझकर दल त्याग भी संभव है। कई बार दल अपनी विचारधारा बदलते हैं। कुछ सदस्यों को यह असहनीय लगता है। वे सदन में अनुच्छेद 105 अनुच्छेद सदन में अपने दल के विरुद्ध बोलते हैं। विचार अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार भी दलीय अनुशासन में नहीं मिलता है, जबकि अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में सदस्यों के विचार अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता है। और कई बार सदस्यों को अपने अथवा दल के विचार बदल जाने के कारण भी कठिनाई आती है और तब दलीय अनुशासन तानाशाही हो जाता है। राजनीतिक स्थिरता के लिए दल बदल पर रोक भी जरूरी है, लेकिन इसे सालाना बजट या अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण अवसरों तक सीमित रखना होगा। असहमत होने का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा है। असहमति और दल बदल एक नहीं है। असहमति मौलिक अधिकार है और दल बदल अनैतिक। संविधान ने दल बदल के मामलों की सुनवाई का अधिकार सदनों के अध्यक्ष और सभापतियों को दिया है। आरोप है कि वो अच्छे कर्तव्य पालन नहीं करते हैं। चुनाव आयोग का सुझाव है कि इस पर विचार के लिए स्वतंत्र आयोग बनाना चाहिए। और देखिए, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुझाव है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को इन याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का कहना था कि यह अविश्वास प्रस्ताव के मामले में सरकार को बचाने के लिए लागू होता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में विधायिका महत्वपूर्ण है। उसे संविधायु और विधायी अधिकार भी हैं। इसलिए 10वीं अनुसूची के विचारण में अध्यक्ष सभापतियों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। 10वीं अनुसूची में भी अध्यक्ष सभापति की भी स्वेच्छा दल त्याग कर अधिकार है और किसी अन्य सदस्य को यह अधिकार नहीं है और ये दल त्याग सकते हैं, बाकी सदस्य नहीं। आवश्यकता इसकी है कि वैधानिक संविधानिक संस्थाएं अपना समुचित कर्तव्य पालन करें, किसी प्रभाव या दबाव में नहीं है। और कर्तव्य निर्वहन में ढिलाई के कारण ही विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों पर टिप्पणियां हो रही हैं, राज्यपालों पर भी। केरल के राज्यपाल अर्लेकर ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कहा कि कोर्ट को यह मामला बड़ी बेंच को सौंपना चाहिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च शासन को टिप्पणी के दायरे में ना लेता तो अच्छा होता। इस पर और भी सवाल उठे हैं। उचित यही कि संस्थाएं अपना कर्तव्य पालन करें। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, अदालत क्या करे, क्योंकि आप देखते हैं कि राज्यपाल केंद्र के व्यक्ति की तरह काम करता है। जैसे थावरचंद गहलोत, वो आप देखते हैं कि कहाँ के कर्नाटक के राज्यपाल हैं। आप खुद सोच के देखिए, वो एक समय बीजेपी के मंत्री थे, आज वो आप देखिए राज्यपाल बन गए। अब वो किस बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते होंगे और ऊपर के लोगों को खुश करने के लिए वो जो कहेंगे उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। और ये अभी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल में आपने देखा क्या क्या होता था। ये कांग्रेस के समय भी होता था, ऐसा नहीं कि इन्हीं के समय हो रहा है, होता रहता है। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से, 1 केंद्र शासित प्रदेश से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगी। ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी है। यहाँ इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और RN रवि यहाँ की राज्यपाल है, MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। वोट बैंक की राजनीति खत्म करते मोदी, ये आप देखेंगे कि ये बफ कानून में संशोधन एक पैमाना था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों राजनीतिक मददगार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को परखा जाना था। ये आप देखते हैं कि लेखक है ना, इनके अपने विचार हैं, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चूंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो गए थे, इसलिए नायडू के लिए तुरंत कोई बड़ा संकट नहीं था। लेकिन बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इसके बावजूद जिस तरह से जदयू बफ संशोधन कानून बनाने के लिए मोदी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है, इसे उसके इतिहास में याद किया जाएगा। बिहार चुनाव के बाद ही जदयू इस जोखिम का सही परिणाम पता चल सकेगा। लेकिन इससे इतर तो तय हो गया है कि देश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का दबाव समाप्त सा हो गया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड लगातार धमकियां देते रहे, लेकिन मुसलमानों का डर चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को उनका मत परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं कर पाए। जिस दौरान देश में गाजा से लेकर वक्फ के मुद्दे पर कथित सेकुलर राजनीति करने वाले नेता मुसलमानों का डर बढ़ा रहे थे, उसी दौरान मोदी के इस्लामिक देश कुवैत अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा रहा था। और मोदी की शुरुआती राजनीति की वोट बैंक की राजनीति के दबाव से बाहर निकलने की रही है। गुजरात में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो सबसे पहले बड़ा संकट राज्य के सबसे शक्तिशाली पटेल वोट के बैंक के दबाव से बाहर निकलने का था। मोदी ने बड़े सलीके से हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि में पटेल नेताओं को इतना सीमित कर दिया कि उनके गुजरात से निकले एक दशक होने के बाद भी गुजरात का मतलब मोदी ही है। उन्होंने अन्य जातीय समूहों के दबाव समाप्त कर दिया और हिंदू पहचान के साथ सभी जातीय समूहों का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जुड़ गया। मोदी अब यही कोशिश मुस्लिम वोट बैंक के साथ मामले में भी कर रहे हैं। वह मुस्लिमों को भारतीय पहचान सबसे पहले रखने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी हिंदू एकता से आगे हम भारत के लोग की अवधारणा को मजबूत करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मोदी देश के दूसरे नागरिक की तरह ही दूसरे नागरिकों की तरह ही मुसलमानों के मन से भी यह आकांक्षा समाप्त कर देना चाहते हैं कि हमारी जाति, हमारे क्षेत्र, हमारे मजहब के लिए सरकार क्या कर रही है। मोदी यह स्थापित कर देना चाहते हैं कि देश की बेहतरी तभी हो सकती जब सबके लिए बेहतरी का एक समान अवसर सरकारी नीतियों से मिले। यही वजह है कि मोदी सरकार की योजनाओं में किसी भी वर्ग के लिए भेदभाव का आतंक भर का भी आरोप नहीं है। भाजपा शासित राज्य में दंगे न्यूनतम होते हैं, यह बात भी आंकड़ों से स्थापित हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां एक समय में पिछड़ी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी भाजपा के विरुद्ध खड़ा करती थी, लेकिन उनसे संवाद के लिए भाजपा के पास हिंदू पहचान वाला बड़ा आधार है। मुस्लिमों को भाजपा का स्वाभाविक दुश्मन बताते में विपक्षी पार्टी को इसलिए आसानी होती है क्योंकि राष्ट्रवाद से लेकर देश और देश की संस्कृति के मुद्दे पर भाजपा की मुखरता मुसलमानों को अपनी पहचान को लेकर सतर्क करने लगती है। विपक्षी पार्टियां जानबूझकर, आप देखते हैं कि जानबूझकर मुगल आक्रांताओं से जुड़ी मुस्लिम पहचान को उभारकर उनके भीतर एक आप देखते हैं डर बैठाना चाहती हैं, लेकिन मोदी ने मुसलमानों के बीच पैठ बनाने का रास्ता सीख लिया है। दरअसल मोदी ने सिया, सुन्नी, दाऊदी, बोहरा, खोजा, गुजराती, शेख, मेनन, पठान आदि के विभाजन को ही उनके बीच पहुंचने का आधार बनाया। अभी भाजपा पूरे देश में पसमानदा मुसलमानों के हित की बात कहकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के बेजा दबाव को खत्म करने में लगी है। मोदी और उनकी पार्टी ने यह स्थापित कर दिया कि वक्फ संपत्तियों पर अमीर प्रभावशाली मुस्लिम जातियों का कब्जा है और गरीब पसमानदा मुसलमानों और गरीब प्रभावहीन होता जा रहा है। कई मुस्लिम संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। भाजपा विरोधी दलों के नेताओं की आक्रामकता की असली वजह यही है कि मुसलमान सिर्फ भाजपा विरोध के लिए उनके साथ खड़ा होना बंद कर देगा तो उनकी राजनीति बंद हो जाएगी। मुस्लिम वोट बैंक समाप्त होने के बाद उनकी राजनीति और कठिन हो जाएगी। मोदी की कोशिश इसी अंध विरोध की राजनीति को समाप्त करने की है। मोदी को यह भी भ्रम नहीं है कि मुसलमानों के हित में कानून बनाने से भी उन्हें वोट देने लगेंगे। 3 तलाक समाप्त करने के बाद भी मुसलमानों का बड़ा मतदाता समूह भाजपा के साथ आया हो, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। और पर मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग में यह चर्चा होने लगी है कि भाजपा का अंधा विरोध करके हमें क्या मिल रहा है। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी भी संख्या में जीते हैं। अब वक्फ के नए कानून के रूप में जन जागरण के बहाने भाजपा मुस्लिम समाज में सुधार की बात को और मजबूती से आगे बढ़ाने का अभियान चला रही है। भाजपा ने अपने तर्कों में 3 तलाक, वक्फ और समान नागरिक संहिता के लिए मुस्लिम देशों के ही तथ्यों को सामने रखती है। मुस्लिम देशों के तत्व पर भाजपा विरोधी मुसलमानों को जवाब देते नहीं बनता। नए वक्फ कानून पर भाजपा का जन जागरण समान नागरिक संहिता या फिर मोदी की भाषा में सेकुलर सिविल कोड को आगे बढ़ाने की तैयारी दिखती है। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, इनका नाम है हर्षवर्धन त्रिपाठी। इनके अपने ये विचार हैं, देख रहे हैं। अब देखिए, जो वक्फ कानून बना हुआ है इसके लेकर बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पक्ष के भी कर रहे हैं। देखिए, एक सामान्य जानकारी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो पक्ष ले रहे हैं वो क्यों पक्ष ले रहे हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है, ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए। सोचा करिएगा दिमाग से। चिंतन, ऊर्जा। चिंतन का अर्थ है किसी विषय पर शांत चित्त से गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उसके समस्त पहलुओं को समझने का प्रयास करना। मनुष्य का जीवन विविध प्रकार की परिस्थितियों, वैचारिक उद्वेगों
और सुख दुख एवं चिंता सहित नाना प्रकार के भाव का एक संगम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें अनगिनत पड़ाव पर भांति भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हमें चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। चिंतन हमें किसी भी समस्या अथवा स्थिति परिस्थिति की तरह तह तक जाकर उसका समाधान खोजने में मदद मिल करता है। चिंतन एक मानसिक गतिविधि है और जिसमें आप देखिए विवेक, बुद्धि, तर्क शक्ति और अंतर्दृष्टि की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चिंतन के वस्तुता, विश्लेषण, मूल्यांकन, तुलनात्मक और आकलन एवं तार्किक निर्णय की आधारशिला पर विकसित होता है। चिंतन एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को ईश्वर की अन्य सभी रचनाओं से पृथक कर देता है। किसी विषय पर चिंतन करने का सीधा सा अर्थ है कि हम उस विषय की गहराइयों में सने सने उतर रहे हैं, इसकी उसकी परत दर परत खोलते हुए उसके संबंध में एक गहन सोच समझ विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। मन की निर्मलता एवं परिष्कार के लिए भी चिंतन आवश्यक है। सृजन चिंतन से संभव है। स्वयं से परिचित होने के लिए भी चिंतन आवश्यक है, क्योंकि आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म विश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं बिना चिंतन के पूरी नहीं हो सकती हैं। जीवन को सही दिशा देने, उसे सार्थक बनाने के लिए चिंतन का अवर्णनीय महत्व है। बड़े बड़े महापुरुषों, विचारकों और दार्शनिकों ने चिंतन का सहारा लेकर ही स्वयं को एक महान आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए हमें भी चिंतन को अपने जीवन का एक आवश्यक अंग बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? अदालत में बफ्फ कानून, ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित बफ्फ कानून की सुनवाई करते हुए इस कानून के विरोध के बहाने हुई हिंसा पर चिंता तो जताई है, लेकिन अच्छा होता कि वह केवल इतने तक ही सीमित नहीं रहता। उसे बफ्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों को सख्त संदेश देने के साथ ही राज्य सरकारों को और विशेष रूप से बंगाल सरकार को निर्देश देने चाहिए कि इस हिंसा पर हर हाल में लगाम लगे। इससे उसे इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि मुर्शिदाबाद में बफ्फ कानून विरोधियों की भीषण हिंसा के चलते वहां के अनेक हिंदुओं को जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा। इसका कोई ठिकाना नहीं है वे अपने घरों को लौट सकेंगे या नहीं। और उससे मुर्शिदाबाद की हिंसा पर ध्यान देने की अपेक्षा इसलिए थी क्योंकि उसके समक्ष इसकी गुहार लगाई जा चुकी है। वक्फ कानून पर सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस कानून में कुछ सकारात्मक बदलाव का उल्लेख किया, वहीं आप देखते हैं कि इस कानून में कुछ, या आप देखिए वहीं उसके कुछ प्रावधानों पर सवाल खड़े भी करते हुए और सरकार को नोटिस भी जारी किया। कहना कठिन है कि इन सवालों के जवाब मिलने पर उसका दृष्टिकोण क्या होगा, लेकिन पहली ही सुनवाई के दौरान एकमात्र उसने अंतरिम आदेश पारित करने का जो संकेत दिया उसकी आवश्यकता नहीं थी। बफ्फ कानून पर पहले संयुक्त संसदीय समिति में व्यापक चर्चा हुई और फिर संसद में के दोनों सदनों में जिस कानून में महीनों की बहस के बाद संशोधन किए गए उस पर अंतरिम आदेश जारी करने की जल्दीबाजी नहीं दिखाई जानी चाहिए। यह ठीक है कि बफ्फ कानून को लेकर 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई और जिनमें अधिकतर उसके विरोध में है, लेकिन उनकी अनदेखी न की जाए। जो यह एक महत्वपूर्ण कानून है, उसके कुछ प्रावधानों में संशोधन आवश्यक हो गए थे। बफ्फ कानून की संविधानिकता की परख में हर्ज नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन अंतरिम आदेश देने के पहले दोनों पक्षों के विचार सुनना आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संसद से पारित किसी कानून का सड़क पर उतरकर हिंसक तरीके से विरोध करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित भी किया जाना चाहिए। तब तो और भी जब उस कानून पर सुनवाई हो रही हो और पिछले कुछ समय से यह प्रवृत्ति बढ़ी है और इसके पहले नागरिकता संशोधन कानून का सड़कों पर उतरकर विरोध किया गया था। इस दौरान अराजकता का भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका यथोचित तरीके से संज्ञान नहीं लिया और इससे खराब स्थिति तब बनी जब आप देखिए कृषि कानूनों का उग्र तरीके से विरोध किया गया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों की वैधानिकता पर विचार किए बिना और उनके अमल पर रोक लगा दी थी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सामान्य जानकारी रखिए, बाकी होती रहेंगी बवाल, बातें चलती रहेंगी। व्यवस्था पर सवाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी के लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में आग लगने की घटना ने व्यापक व्यवस्था पर जो तो सवाल खड़े किए हैं। अस्पतालों में सुरक्षा मानकों के प्रति बरती जा रही लापरवाही को एक बार फिर उजागर किया। इसी तरह की घटना कुछ समय पहले झांसी में भी हुई थी। कई राज्यों से कई अस्पतालों से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। यह चिंता की बात है कि इस तरह की घटना होने पर अस्पतालों में आग से बचाव के लिए किए गए उपायों की जांच तो की जाती है, लेकिन उनका कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता है और उनसे हम कुछ सीखते नहीं है कि आगे इस तरह की दुर्घटना ना हो, उसके लिए उपाय किए जाएं। और सिर्फ 6 महीने पहले ही झांसी मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में आग लग गई थी, जिसमें 10 शिशुओं की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद हुए फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए गए थे। इसके परिणाम की समीक्षा के बाद जरूरी कदम उठाए गए होते तो संभवतः लोक बंधु अस्पताल की घटना न होती। अस्पताल में आग लगने पर जान माल का अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है, क्योंकि वह गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का कष्ट धुएं की वजह से बढ़ जाता है।
लोक बंधु अस्पताल की घटना भी बड़ी हो सकती है, लेकिन सराहना की जानी चाहिए कि फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ कर्मियों की, जिन्होंने मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और सिर्फ एक की मौत हुई है। एक बार फिर सभी अस्पतालों की जांच जरूरी है, लेकिन एहतियाती कदम भी उठाए जाए। एक और परेशानी रहती है हमारे देश में, जब तक बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती तब तक हम जागते नहीं हैं, हम लोग सोते रहते हैं। फिर बड़ी दुर्घटना होगी, फिर हम लोग बड़ी बड़ी कमेटियां बनाने की बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे कुछ समय के बाद। तनाव बढ़ाती नकारात्मकता, और मैं तो आप लोगों से कह रहा हूं कि जहां भी नेगेटिविटी रहे दूर रहा करिएगा। कोई आपका मित्र, कोई आपका यार नेगेटिव बातें करता है, उससे दूर ही रहिए। मैं देखता हूं, मैं चाय पीने जाता था यही एक किसी लड़के के साथ, यही रहता था पास में, वो इतनी नेगेटिव भी बातें करता था, स्टेट पीसीएस की तैयारी करता, भैया नहीं हुआ तो तब क्या होगा, नहीं हुआ तब क्या होगा। मैंने उसके साथ चाय पीना बंद कर दिया। आप सोचिए, आप मेहनत तो करिए, कम से कम होगा नहीं होगा आपके परिणाम आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। आप 100% दे रहे हैं तो 100% आपका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, ये बात मान के चला करिएगा। विकास की दौड़ में अंधाधुंध भागते समाज में बहुतायत में ऐसे लोग मिलेंगे जो नकारात्मकता से भरे होते हैं। आपने अपने आसपास महसूस किया होगा कि सड़क पर चलते हुए लोग हो, बाजार में खरीदारी करते भीड़ हो, कार में बैठकर यात्रा पर निकले मुसाफिर हो, या अपने काम के संबंध में दौड़ते भागते लोग हों, अथवा अन्य कोई और समूह, बहुतायत लोग परेशान विचारों में खोए उदास से नजर आते हैं। बहुसंख्यक लोगों के चेहरों से एक तरह मुस्कान, संतुष्टि, सकारात्मकता गायब मिलती है। यह नकारात्मकता ही व्यक्ति के जीवन में परेशानी का सबब बन रहा है। ये आप देखते हैं कि किसी के भी जीवन में सकारात्मकता हो या फिर नकारात्मकता बाहर से नहीं आती है, सोच द्वारा जीवन में सकारात्मकता या नकारात्मकता का निर्माण होता है। क्योंकि नकारात्मकता का विशुद्ध सोच से जुड़ा है, इस कारण इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने विश्वास, सोच को कमजोर नहीं मानना चाहिए, और आत्मविश्वास को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने वाले व्यक्ति किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते। ऐसे लोगों से मिलने से बचना चाहिए जो सिर्फ नकारात्मक बातों को बढ़ावा देते हैं। अक्सर देखने में आता है कि व्यक्ति आपसी वार्तालाप में अपने साथ होने वाले कष्ट, दुख को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। उसे ऐसा करने से बचना चाहिए। सकारात्मक शब्दों का आधिकारिक प्रयोग करना चाहिए। जीवन को निरुद्देश्य समझकर गुजारने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अपना महत्व है और वह उसी के अनुसार इस समाज में अपना योगदान दे रहा होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को तनाव मुक्त रखने की आवश्यकता है। वर्तमान जीवन शैली जिस तरह से होती जा रही है, उससे जरा सी बातों पर व्यक्ति तनावग्रस्त होने लगा है। इससे बचने का एक सूत्र सदैव याद रखना चाहिए, जो कार्य व्यक्ति के नियंत्रण पहुंच में है और उसको कर देना चाहिए। कोई ऐसा कार्य जो उसके बस में नहीं है, उसके द्वारा उसका समाधान किया जा पाना संभव नहीं है, ऐसे विषय पर उसे तनाव नहीं लेना चाहिए। गतिशील नियमों की तरह सामाजिक जीवन में भी नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदलता है, किंतु इसके लिए व्यक्ति को अपने कार्य में से संतुष्ट होना चाहिए। सोच में विश्वास, रहन सहन पर नियंत्रण, जीवन में उद्देश्य बनाए रखना चाहिए। याद रखना होगा कि व्यक्ति की सकारात्मकता ही उसको सफलता प्रदान करवाती है, उसे मंजिल तक ले जाती है। देख रहे हो आप लोग, ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम के अनुरूप बने नई कृषि नीति। हमारे देश के किसानों की हालत अच्छी नहीं है। आए दिन आप लोग दुर्घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं, इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है, और इसलिए हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर आंदोलन भी चलते रहते हैं। आज देश का एक बड़ा हिस्सा गर्मी और लू से दुष्प्रभावित है। तन मन को झुलसाता तापमान हमारी खेत खलिहान को भी झुलसा रहा है। बढ़ता तापमान, उससे उपजे जलवायु परिवर्तन के चलते खेती किसानी चौपट होने का अंदेशा गहरा रहा है, और हमें इस बारे में कुछ अधिक चिंतित होने की जरूरत है। वस्तुतः निरंतर बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद हम औद्योगिक नहीं बल्कि कृषि प्रधान देश है। हमारे 60% से अधिक लोगों की आजीविका कृषि पर आधारित है। इन सबको तापमान की बढ़ोतरी से खतरा है। वर्ष 2039 तक जलवायु परिवर्तन के खतरों के चलते देश में कृषि उत्पादन लगभग 17% तक कमी आ सकती है। जब ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भारत को जलवायु परिवर्तन में से सबसे अधिक दुष्प्रभावित 10 शीर्ष देशों में रखता है, तो यह तथ्य और चिंतनीय हो जाता है।
और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि देखिए, कोई किसान आजकल नहीं चाह रहा है कि उसके बच्चे खेती किसानी करें, उसके बच्चे वो चाहता है कि सरकारी नौकरी करें। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं कि आपको शहर मिला हुआ है, कहीं पढ़ने के लिए जगह मिली हुई है, आपको हवा मिल रही है, ठंडक आपके पास है, हर सुविधा है आपके पास, तो मेहनत करिए। वरना खेतों में जाइए, किसानों की हालत देखिए आप लोग। आप लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देश में रबी की फसल का रकबा पिछले साल की तुलना में तकरीबन 4 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। अनुमान के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि तिलहन छोड़ दलहन और गेहूं इत्यादि का उत्पादन पहले से ज्यादा होगा, पर यह बढ़त रकबे की बढ़त के अनुरूप नहीं है। जाहिर है कि किसान जितना श्रम और लागत लगाएगा उसे उतना प्रतिफल उतना नहीं मिलेगा। आगे यह संकट और गहरा सकता है। वैसे सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली मदद को देखा जाए तो अमेरिका का आर्थिक रूप से पहले से ही मजबूत किसान वहां की सरकार की मदद से और भी मजबूत हो जाता है। हालांकि यह बाजार की बात है, लेकिन इसमें भी किसानी शामिल ही है। और खैर, घटते उत्पादन के बीच पेट भरने के लिए हमें दूसरों से ज्यादा खाद्यान्न चाहिए, क्योंकि 1.5 अरब पहुंचती हमारी आबादी दूसरों के मुकाबले कहीं अधिक ज्यादा है। और एक बात और आप देख लीजिए, हमारे देश के किसानों की आप देखेंगे कि खेती किसानी की हालत क्या है। एक तो आप देखते हैं कि उन्हें सही दाम नहीं मिल पाते हैं, एक तो आप देखते हैं कि वो उनकी इतनी सुविधा नहीं कि वो अपनी मिट्टी की गुणवत्ता जांच कर सकें, फिर आप देखते हैं कि वो उस हिसाब से बीज बो सकें। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और सरकार ने 2022 तक आपने देखा होगा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन क्या हुआ आप सब जानते हैं। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने और आर्थिक उन्नति के बहुतेरे दावों के बावजूद जमीनी सच यही है कि देश की अधिकांश आबादी, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अमीर राज्यों के निवासी भी शामिल हैं, सरकार द्वारा बांटे गए सस्ते या मुफ्त खाद्यान्न पर निर्भर है। अपना दाना ना रहा तो हम यह कैसे बांट पाएंगे। बेशक खाद्यान्न वितरण के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, परंतु जलवायु विज्ञानी कहते हैं कि तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो गेहूं का उत्पादन 17% तक कम, और धान की बारी आने पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का मतलब है कि उसके उत्पादन में करीब 1 टन प्रति हेक्टेयर की कमी होना है। मतलब बढ़ती गर्मी आजीविका और खाद्य सुरक्षा दोनों को खतरे में डालने वाली है। साथ ही मुफ्त खाद्यान्नों के लाभार्थियों वाली राजनीति को भी। फसल चक्र पर असर, मौसम में बदलाव गर्मी के दिन ज्यादा और सर्दी के दिन कम कर रहा है, जिससे पूरा फसल चक्र गड़बड़ा रहा है। किसान पुराने ढर्रे पर चलकर बुआई कटाई और करके नुकसान उठा रहे हैं, नए को अपना नहीं पा रहे हैं। अनिश्चितता की इस नई स्थिति में उनका पुराना अनुभव काम नहीं आ रहा है, और कभी उन्हें मात्रा के तौर पर बेहतर उपज नहीं मिल रही है, तो कभी दाने पुष्ट नहीं, कमजोर गुणवत्ता है, हीन पैदावार। भले सरकार अपनी खरीद के मूल्य बढ़ा दे, और पर ऐसी आफत में किसानों की आमदनी दोगुना तो होने से रही। तापमान के अलावा प्रदूषण, भूक्षरण, जमीन की नमी कम होने और सूखा पड़ने के कारण फसलों की नहीं जमीन की गुणवत्ता भी गिरती है। भीषण तापमान जिस पर बेहद कम वर्षा तथा जल स्रोतों, जलाशयों आदि पर तेजी से सिकुड़ना। ऐसे में जहां 2/3 कृषि क्षेत्र खेती के लिए वर्षा पर जल पर निर्भर हो, फसलों की परंपरागत सिंचाई में भारी बाधा होती हो, गर्मी खेतों में कीट पतंगों की प्रजनन क्षमता बढ़ाकर उनका प्रकोप लाएगी, तो अधिक कीटनाशी के इस्तेमाल से मुसीबतें पैदा होंगी। यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को तापमान प्रभावित करेगा। गेहूं, सरसों, जौ और आलू, मक्का, ज्वार और धान ही नहीं, सेब जैसे कई फसलों का उत्पादन भी घटेगा। दूसरे तमाम देशों ने अपनी परिस्थिति और प्राथमिकी के अनुरूप उपाय आरंभ कर दिए हैं। अपना देश भी 2008 से ही इस मामले में कई सरकारी योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। निसंदेह वर्तमान सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है, और क्योंकि उसकी प्राथमिकता में किसान सदैव ऊपर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी इस ओर किए जाने वाले सभी प्रयास फुटकर योजनाओं तक सीमित है। जबकि कृषि प्रधान देश होने के नाते हमें तत्काल नए कुछ उपाय करने होंगे। इन उपायों के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता है, बल्कि एक नई समग्र कृषि नीति की, जो जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी, उनके दुष्प्रभाव और खाद्यान्न आसन्न खतरों और उनके निदानों को केंद्र में रखकर बनी है। और आप देखिए कृषि प्रधान तो कृषि प्रबंधन, सरकार को वाटर शेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा जल का प्रबंधन और माइक्रो एरीगेशन का कार्यक्रम, जिसमें जल के साथ जमीन का भी संरक्षण शामिल हो। कैसे जोर पकड़े इसे अपनी देखरेख में पंचायत स्तर पर चलवाना चाहिए। जैविक और मिश्रित खेती को बढ़ावा देने में से कीटनाशी का इस्तेमाल करना कम होगा, तो मृदा की उत्पादकता क्षरण रोकने तथा रासायनिक खादों का इस्तेमाल घटाने में मदद मिलेगी। हमें फसलों के पैटर्न तथा बुआई
के समय में भी क्षेत्रवार बदलाव लाना होगा। बीजों की ऐसी किस्मों का विकास करना होगा जो अधिक तापमान, सूखे तथा बाढ़ जैसी संकटमय परिस्थितियों के लिए सहनशील हो। पारंपरिक ज्ञान तथा नई तकनीकों के समन्वय और समावेशन द्वारा इंटरक्रॉपिंग करने के गुर सहित आप देखिए किसानों को जलवायु अनुकूल तकनीकों को अपनाने के लिए भी जागरूक करना होगा। बढ़ता तापमान जलवायु परिवर्तन का जनक है जो मानव जीवन को हर तरह से कष्टकारी बनने वाली पर्यावरणीय स्थितियों का निर्माण कर रहा है। इसलिए यह सरकार के साथ जनता की साझी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तनशीलता मात्र आंकड़ों की बात या सैद्धांतिक बहसों का विषय न रहकर सामने दिखने वाली वास्तविकता बन चुकी है। ये बेहतर मानसून के पूर्वानुमान से जगी उम्मीद। तो देश में इस वर्ष सामान्य से कुछ अधिक ही बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग ने हालिया पूर्वानुमान में बताया कि जून से लेकर सितंबर के बीच 105% बारिश हो सकती है। मौसम विभाग 96 से 104% तक बारिश होने का सामान्य मानता है। विभाग के विज्ञानियों ने इस बार मौसम अच्छा रहने के 3 कारण माने हैं जो अच्छा बारिश के लिए सहायक होंगे। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार मानसून में जो बादल जल बरसाते हैं उनकी सघनता धीरे धीरे घट रही है और इससे आशा यह निकलता है कि देश में मानसून में बारिश का प्रतिशत निरंतर घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। दरअसल आप देखते हैं कि जो बादल जल बरसाते हैं वे आसमान में 6 से 6,500 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। 5 दशक पहले ये बादल घने और मोटे होते थे, परंतु अब साल दर साल इनकी मोटाई और सघनता कम होती जा रही है। इस अध्ययन से देश की नीति निरंतरताओं को चेतने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी खेती किसानी और 60% आबादी की मानसूनी बारिश से ही रोजी रोटी चलती है और देश की समूची आबादी को अनाज उपलब्ध कराती है। और हवाओं का असर, मौसम विज्ञानियों का कहना है कि जब उत्तर पश्चिम भारत में मई जून तपता है, भीषण गर्मी पड़ती है, तब दाब का क्षेत्र बनता है और इस कम दाब वाले क्षेत्र की ओर दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा के निकट से हवाएं प्रभावित होती हैं। दूसरी तरफ आप देखिए धरती की परिक्रमा सूरज के इर्द गिर्द अपनी धुरी पर जारी रहती है। निरंतर चक्कर लगाने की इस प्रक्रिया से हवाओं में हलचल होती है और उन्हें नई दिशा मिलती है और इस तरह दक्षिणी गोलार्ध से आ रही दक्षिणी पूर्वी हवाएं भूमध्य रेखा को पार करते ही पलटकर हम कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर गतिमान हो जाती हैं। ये हवाएं भारत में प्रवेश करने के बाद हिमालय से टकराकर 2 हिस्सों में विभाजित होती हैं। इनमें से एक हिस्सा अरब सागर की ओर से भारत में प्रवेश करता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी ओर से प्रवेश कर उड़ीसा, बंगाल और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तक बरसती है। अरब सागर से प्रवेश करने वाली हवाएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बरसती हैं। इन मानसूनी हवाओं पर भूमध्य सागर के ऊपर बहने वाली हवाओं के मिजाज का प्रभाव भी पड़ता है और प्रशांत महासागर के ऊपर प्रवाहमान हवाएं भी मानसून पर असर डालती हैं और विश्व के किसी अन्य देश में मौसम इतना विविध, दिलचस्प और हलचल भरा और प्रभावकारी नहीं है जितना भारत में। इसका मुख्य कारण है कि भारतीय प्रायद्वीप की विलक्षण भौगोलिक स्थिति। हमारे यहाँ एक और अरब सागर है और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है और इन सब के ऊपर हिमालय के शिखर हैं। इस कारण देश की जलवायु विविधता पूर्ण होने के साथ जीवों के लिए बेहद हितकारी है। इसलिए समूचे विश्व के मौसम विज्ञानी भारतीय मौसम को परखने में अपनी बुद्धि खपाते हैं। फिर भी इतने अनूठे मौसम का प्रभाव देश की धरती पर क्या पड़ेगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी करने में हमारे विज्ञानी पारंगत नहीं हो पाए। ऐसा माना जाता है कि आयातित सुपर कंप्यूटरों की भाषा एल्गोरिदम का डाटा भारतीय भूगोल के अनुसार नहीं है और उसको संकेत समझना कठिन होगा। सुपर कंप्यूटर भले ही आयातित हों, लेकिन इनमें मानसून के डाटा भारतीय मानसूनी भूगोल अपनी भाषा में तो सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए ये हमारा भारत है, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, देख रहे हैं। बाकी बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आपकी क्या है। ये आप देखें राजनीति की बातें हो रही हैं, होने दीजिए, क्या कर सकते हैं। देखना हुआ तो करे तो देख लिया करिएगा आप लोग, रोकना नहीं है मेरा, रोक कोई किसी भी तरह की नहीं लगा रहा हूँ। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं, बताइए। धन्यवाद।